जय हिंद दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोगों का स्वस्थ होगा, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। तो फटाफट आ जाते हैं। बहुत जल्द ही जो है कि न्यूज़ में जो चल रहा है, बहुत जल्द ही आपका सीटेट का एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएगा और आपके जुलाई जो है कि फर्स्ट वीक में मान के चलिए कि एग्ज़ाम इसका रखा जाएगा, फर्स्ट वीक या सेकेंड में, यानी कि जुलाई में फिक्स है। ठीक है, उसी हिसाब से जो है क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा जो है कि इस क्लास के अलावा देखें तो इससे पहले 3-4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। उसी क्रम में आपकी जो है कि सीडीपी एंड पेडागोजी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम प्रॉपर जो है कि पढ़ेंगे किसके बारे में, तो सोशलाइजेशन के बारे में। इससे पहले हम आपके चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। इसके अलावा जो है कि कुछ थ्योरीज हैं उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सारी बातें वहाँ पे हमने देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमें जो देखना है वो देखना है सोशलाइजेशन, समाजीकरण कैसे होगा। ठीक है, तो सामान्य तौर पे अगर देखा जाता है तो पाया ये गया है कि जो शिक्षा है, यानी कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन है और साथ में आपकी जो अधिगम है ना, लर्निंग है, ये लाइफ टाइम एज इट इज जो है कि चलती रहती है। हालांकि शिक्षा के बारे में देखेंगे तो शिक्षा के कई जो है कि 2-3 प्रकार होते हैं। उसमें से जो है कि औपचारिक शिक्षा एक लिमिटेड एज तक ही होती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा जो है कि कंटिन्यू आपकी चलती रहती है, लगातार वो चलती रहते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं होती है। वैसे ही अधिगम देखा जाए, सीखना, जिसको सामान्य सी भाषा में क्या कहते हैं, सीखना बोलते हैं सामान्य भाषा में। इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये क्या है, जीवन पर्यंत जो है कि चलते रहने वाली प्रक्रिया है। इंसान हमेशा कुछ न कुछ जो है कि सीखता रहता है। एज इट इज सेम टू सेम अगर हम बात करें समाजीकरण भी एक इंसान का समाजीकरण पूरे लाइफ चलती रहती है। जब से वो पैदा होता है तब से लेके मृत्यु तक पूरे जीवन में उसका समाजीकरण चलता रहता है। समाजीकरण से मतलब यहाँ पे है सामान्य तौर पे एडजस्टमेंट और अनुकूलन से है। किससे है? सामंजस्य और अनुकूलन। सामंजस्य और अनुकूलन से है ना। ये जो है कि प्रॉपर जो है कि एक अंडरस्टैंडिंग है। समाजीकरण क्यों जरूरी है? क्योंकि कहा जाता है कि जो ह्यूमन है, जो मानव है, वो एक सामाजिक प्राणी है। और ऐसी बात नहीं है कि पृथ्वी पे सिर्फ इकलौता मानव ही सामाजिक प्राणी है, नहीं। अगर हम सामाजिक प्राणी की बारे में बात करते हैं तो सामाजिक प्राणी देखा जाए तो मानव तो सामाजिक प्राणी है ही, साथ ही साथ देखते हैं तो भेड़ियों का समूह भी जो है कि क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, वह भी एक सोशल एनिमल है। वैसे ही अलग अलग जो है कि जीव जंतु, उनका एक अपना समाज है। जैसे चींटियों का भी अपना एक समूह होता है, अपना एक समुदाय होता है, उसमें वो रहना पसंद करती हैं। वैसे ही जो है कि बहुत सारे जीव और भी हैं जो समाज में रहना पसंद करते हैं, तो उनका समाजीकरण होना क्या होता है, आवश्यक है। जैसे भेड़ियों की बात करें, भेड़ियों की समाजीकरण कहा जाता है कि सामाजिक संगठन इतना मजबूत होता है कि आज तक इंसान शेर को तो अपना पालतू बना लिया, लेकिन किसी भेड़ियों को पालतू नहीं बना पाया। कारण क्या है? सामाजिक संगठन बहुत मजबूत है और इस कारण से उन्हें बस में करना बहुत मुश्किल होता है। जब वो चलते, कहा जाता है कि जब भेड़िया चलते हैं ना, तो सबसे आगे, सबसे फ्रंट पे कौन होगा? लीडर होगा। लीडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले लीडर होगा, लीडर के जस्ट पीछे जो है कि कुछ युवा और ताकतवर, एनर्जी से फुल लबालब भेड़िए होंगे जो
जो अपने लीडर की भी सिक्योरिटी का काम करेंगे और अपने जो उनका कुनबा चल रहा है उनकी भी सिक्योरिटी का काम करेंगे। फिर बीच में देखेंगे तो बीच में थोड़े कमज़ोर लोग होंगे, बुज़ुर्ग लोग होंगे, महिलाएं होंगी, यानी कि जो फीमेल्स होंगी वो होंगी। फिर उनमें छोटे छोटे उनके जो बच्चे होंगे वो होंगे। फिर उसके बाद पीछे जाएंगे तो फिर युवा ब्रिगेड होगी प्रोटेक्शन के लिए पीछे से, कि ऐसा ना हो कि पीछे से कोई सडनली क्या करे, अटैक कर दे, है ना। तो इस तरीके से पूरा संगठन के रूप से पूरा एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके में भेड़ियों का समाज रहता है। वो भी एक सामाजिक प्राणी है, बहुत ऑर्गेनाइज है। और इस यही कारण है कि आज तक इंसान शेर को तो पालतू बना लिया, बाघ को पालतू बना लिया, हाथी को पालतू बना लिया, भालू को बना लिया, लेकिन आज तक कोई भी इंसान किसी भेड़ियों को पालतू नहीं बना पाया। कारण अकेले रहता ही नहीं, झुंड में रहते हैं, झुंड में शिकार करते हैं, झुंड में जीते हैं। सामाजिकता बहुत कूट कूट के भरी हुई है। तो उसके बारे में फटाफट जो है कि थोड़ी सी जी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ जो है कि क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और दूसरी बात यह है कि एजुकेशन का जो एम होता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी पर्सन का ओवरऑल राउंड डेवलपमेंट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्यक्ति का ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की गई है, सर्वांगीण विकास की बात की गई है। तो सर्वांगीण विकास कब होगा? जब समाजीकरण अच्छा होगा। अब समाजीकरण अच्छा नहीं होगा तो सर्वांगीण विकास भी अच्छा नहीं होगा। तो एक वेल ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हेल्दी सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है? मैंडेटरी है, बहुत ही जरूरी है। ये बात यहाँ पे कही गई है। यानी कि समाजीकरण अगर अच्छा नहीं है, समाज अच्छा नहीं है, तो सर्वांगीण विकास पॉसिबल नहीं है, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसी के क्रम में देखा जाए तो कुछ समाजशास्त्री हैं जो सामाजिक विज्ञान के बारे में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में जो है काम किए हैं और वो सामाजिकरण को और बेहतर तरीके से समझाते हैं। उनमें एक फेमस पर्सनालिटी है रॉस का नाम आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा। ये इनकी फोटो भी यहाँ पे लगी हुई है, रॉस साहब की, है ना। ये क्या बोलते हैं कि समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता के विकास करता है। ठीक है, बच्चा छोटा होता है सामान्य तौर पे तो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, उसकी जो नीड्स होती हैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। फिर बाद में धीरे धीरे होशियार होता है, उसे लगता है कि नहीं यार, अगर कोई खाने की चीज़ है वो सारा मैं ही खा जाऊंगा तो और लोगों को, मेरी सिस्टर को नहीं मिलेगा, मेरे ब्रदर को नहीं मिलेगा या किसी और को नहीं मिलेगा, तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा फील नहीं होगा। तो वो धीरे धीरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना रोल समझता जाता है। और समझने के साथ साथ ही वो क्या करता है कि अब जो सेल्फनेस का एक भाव था, जो सेल्फ सेंटर्ड था, वो धीरे धीरे आई से वी में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी क्षमता जो है कि धीरे धीरे सोचने समझने की बढ़ जाती है। यही है क्या? समाजीकरण की बात यहाँ पे रॉस के द्वारा की गई है। एक और पर्सनालिटी है, एक दो और हैं, इनके देख लेते हैं। एक हैं आपके किम्बल यंग के अनुसार देखें तो ये क्या बोलते हैं? समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है तथा जिसके द्वारा समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है ना। सीधा सा मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि समाजीकरण क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें बच्चा सबसे पहले मदर से निकल के अपने फैमिली में सोशल होता है, फिर फैमिली से निकल के अपने नेबरहुड में सोशल होता है, फिर अपने नेबरहुड से निकल के स्कूल में सोशल होता है। उसके बाद अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग टाइम में जो है कि सोशल होता हुआ चला जाता है। वैसे ही जब अपने पड़ोसी से निकलता है तो बहुत सारे उसके ग्रुप्स बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका मेंबर बनता है। मेंबर बनने के साथ साथ वो अपना रोल वहाँ पे प्ले करता है और समाज में यूटिलिटी अपनी क्या करता है? एक फिक्स करता है। तो इस तरह की जो मान्यताएं हैं समाज में यूटिलिटी फिक्स करने के साथ साथ जो सोशल वैल्यूज हैं उसे भी रिस्पेक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, मानता है, उन्हें आगे बढ़ाता है।
तो यही सारी चीजें मिला के क्या बनाती हैं, यही सारी प्रोसेस क्या है, सोशलाइजेशन की है। किसके अनुसार, किम्बल यंग के अनुसार। ठीक है, ये इंग्लिश में भी सेम टू सेम चीजें जो है कि लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू दी किम्बल यंग, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए पर्सन enter the social cultural field and become a member of various groups of society, and through which he gets the inspiration to accept the values and belief of society। ठीक है, सेम टू चीजें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वही सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, एज इट इज लिखी हुई हैं। अब कुछ सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत, अब देखिए ये सिद्धांत के बारे में बात करेंगे तो ये सिद्धांत अगर आप बुक वगैरह में पढ़ने जाते हैं तो सबसे खास बात तो ये है कि ये जो सिद्धांत में आपको एक एक लाइन में यहाँ पे निपटा रखा है, उसके लिए आपको किसी के लिए एक पेज, किसी के लिए 2 पेज जो है कि पढ़ना पड़ेगा। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होगी, उसको पढ़ के समझने में सर दर्द होने लगता है। तो यहाँ पे मैं बहुत आसान तरीके से आपको वो सारी चीजें जो है कि आपको समझाने वाला हूं, है ना। ठीक है, तो यह है समाजीकरण किससे संबंधित सिद्धांत। पहला है स्वदर्पण सिद्धांत, स्वदर्पण सिद्धांत, सेल्फ मिरर थ्योरी। ये सेल्फ ग्लास मिरर ग्लास थ्योरी भी बोलते हैं इसको, मिरर ग्लास थ्योरी बोलते हैं, या सेल्फ मिरर ग्लास थ्योरी भी बोलते हैं, या इसको और लुकिंग ग्लास थ्योरी, सॉरी लुकिंग ग्लास थ्योरी भी बोलते हैं इसको लुकिंग ग्लास थ्योरी भी बोलते हैं इसी को। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यह सिद्धांत कूले महोदय द्वारा जो है कि चार्ल्स कूले बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, है ना। ये क्या बोलते हैं कि द्वारा दिया गया है, जिसके अनुसार समाजीकरण सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित है, अंतःक्रिया पर आधारित है, सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित है। यहाँ पे ये होना चाहिए अंतःक्रिया पर आधारित है। ठीक है, अंतरक्रिया पर आधारित है, ये यहां पे बात किया जा रहा है। अब जैसा कि यहां पे नाम दे रखा है, क्या दे रखा है, सेल्फ मिरर थ्योरी। जैसा इससे पहले मैंने समाजीकरण को डिफाइन किया, इसमें क्या होता है, मिरर के सामने, जैसे आप किसी पार्टी में जा रहे हो, है ना, कहीं पे जा रहे हो, उस कंडीशन में आप क्या करते हो कि आप एक बार प्रिपेयर होने के बाद, तैयार होने के बाद मिरर के सामने आते हो। मिरर के सामने आने के बाद जो है कि अपने आप को, अपने चीज़ों को जो है कि क्या करते हो, सही करते हो, अपनी पर्सनालिटी को दुरुस्त करते हो और देखते हो कि क्या हमारे अंदर कमियां हैं, जिससे हमें सोशल एक्सेप्टेंस जो है कि कम हो जाएगी हमारी। वैसे ही सेम यहाँ पे जो है कि सोशलाइजेशन के थ्रू होता है। जब एक बच्चा या एक व्यक्ति जो है कि सोशलाइजेशन की बारी आती है तो वो दूसरों के बिहेवियर को फील करके और अपने बिहेवियर, मतलब वो तो जो बिहेवियर कर रहा है वो कर ही रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो दूसरे का बिहेवियर है उसे महसूस करके फिर अपने अंदर वो क्या करता है, बड़े लेवल पर सुधार करता है कि मेरी कौन से शब्द लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे कौन सा जो है कि एक्सप्रेशन अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे कौन सा वर्क अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे कौन से तरीके अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जिससे हम भी खुश रहें और सामने वाला भी खुश रहे, दोनों एक साथ को एग्जिस्टेंस की बात यहाँ पे आ जाती है। तो यानी कि अब वो जो है कि अपने आसपास के बारे में सोचना शुरू करता है। यही क्या है, सोशलाइजेशन में इसमें बताया गया है, किसमें, स्वदर्प सिद्धांत में यही बातें की गई है कि बच्चा क्या करता है, अपने अंदर सुधार करता है और साथ ही साथ दूसरे के विचारों को सुनना पसंद करता है, उन्हें रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देता है। ये बात यहाँ पे निकल के आती है। ठीक है, दूसरा है मैं और मुझे का सिद्धांत, आई एंड वी, थ्योरी ऑफ आई एंड वी। ये किसका दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपका मीड महोदय का, जॉर्ज मीड करके हैं, जॉर्ज बर्टन मीड करके हैं। इनका जो है कि क्या सिद्धांत है, इस सिद्धांत के जनक मीड महोदय हैं। इनके मतानुसार
हम समाज में अपनी भूमिका का निर्वाह, इसी के जो है कि नेक्स्ट जो है कि स्टेज में ये बताते हैं कि बच्चा जब चीज़ों को समझने लगता है, अपने आप को भी समझने लगा, अपने आस पड़ोस को भी समझने लगा और अपने बिहेव को उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने लगा, उनके इमोशन को रिस्पेक्ट करने लगा, उनके विचार को एक्सेप्ट करने लगा और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना जब शुरू कर देता है, और जब बच्चा अपने सेल्फ से हटके औरों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। देखिए, ये बहुत एक पर्सन होता है जिसको सामान्य तौर पे कहा जाता है, एक जो है कि सोसाइटी में एक पर्सन होता है जो सेल्फ सेंटर्ड होता है ना, सेल्फ सेंटर्ड होता है। एक होता है जो दूसरों के बारे में सोचता है। देखिए, तो इतना भी अच्छा नहीं बनना है कि सिर्फ दूसरे के बारे में सोचो, नहीं, अपने कॉन्टेस्ट में दूसरों को भी लेके चलो। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जब आई के साथ वी का उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, चीज़ों को समझने लगता है, तो ये बात यहाँ से निकल के आती है। मीड महोदय यही बातें यहाँ पे करते हैं, है ना। द थ्योरी ऑफ आई एंड मी, द फादर ऑफ दिस थ्योरी इज मिस्टर मीड। अकॉर्डिंग टू हिम प्ले आवर रोल इन सोसाइटी। ठीक है, अब उस सोसाइटी में मतलब कि सबसे पहले तो बच्चा क्या करेगा, घर में अपना रोल पहचानेगा कि मेरा जो है कि अपने मदर के साथ कैसा रोल होना चाहिए, कैसा बिहेव होना चाहिए, फादर के साथ कैसा रोल और बिहेव होना चाहिए, बाकी जो अदर मेंबर हैं उनके साथ कैसा बिहेव होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, और जो सेम फैमिली के बाद जस्ट कौन आ जाएगा, नेबर आ जाएंगे, सोसाइटी आ जाएगी, इसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें चलने लगेंगी, है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत कौन दिए हैं, दुखर्मी जी दिए हैं। महान दार्शनिक कौन है, दुखर्मी। ये यहाँ पे इनकी पिक्चर लगी हुई है। अब इसमें बात करते हैं तो आवश्यकता व पूर्ति, इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है आवश्यकता, व पूर्ति, और दूसरा होता है आपका इसमें सामूहिक भावना का प्रतिनिधित्व। ठीक है, ये दो चीजें यहां पे आ जाती हैं। जब सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत की बात करते हैं तो यहां पे बेसिकली दो चीजों पे फिक्स किया जाता है। दो ही चीज इसके मेन तत्व होते हैं। एक होता है आवश्यकता व पूर्ति, है ना। आवश्यकता और पूर्ति में मतलब क्या होता है, जो नेतागण होते हैं, नेतागण की एक बेस्ट क्वालिटी क्या होती है, जो भी नेता होता है, जो भी लीडर होता है, चाहे सोसाइटी का हो या पार्लियामेंट या आपकी क्लास का कोई लीडर हो, आपके ग्रुप का कोई लीडर हो, आपके टीम का कोई लीडर हो, तो उसमें एक चीज सबसे पहले जो खास बात ये होती है कि वो एक दूसरे की आवश्यकता और उसकी एबिलिटी को समझता है। एक दूसरे की आवश्यकता और एबिलिटी को समझता है और उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, बिहेवियर करना शुरू करता है। दूसरी चीज क्या है कि सामूहिक भावना का प्रतिनिधित्व। जो भी लीडर होता है वो अपने समूह का, अपने ग्रुप का या अपने समाज का या अपने टीम की जो इमोशन होती है, जो भावना होती है, उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। वो दूसरों के सामने उन भावनाओं को रखता है, साथ ही साथ उन भावनाओं को प्रोटेक्ट करने का भी काम कौन करता है, वही जो है कि लीडर करता है। जैसे सामान्य तौर पे कई बार आप लोगों ने देखेंगे कि क्रिकेट, जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच हो रहा है, उसमें दो टीमें हैं, तो दो टीमें में सबका एक एक दोनों का कैप्टन होगा। तो कभी कभी जब किसी चीज पे किसी बात पे जो कि मनमुटाव हो जाता है या झगड़े की कंडीशन आ जाती है, तो कैप्टन को अपने
जो टीम है उसकी टीम भावना को रिस्पेक्ट करना पड़ता है, उसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जरूरत पड़ती है तो उसके लिए लड़ना भी पड़ता है। सेम जो है कि सोसाइटी में लीडरशिप की क्वालिटी है। लीडरशिप जो नेतागण है वो क्या करेंगे, जिस एरिया से जीत के जाते हैं उस एरिया के लोगों की भावनाओं को रिस्पेक्ट करते हैं, साथ ही साथ उनकी जो है कि आवश्यकता जो है, जो आवश्यकता है उसे पार्लियामेंट में ले जाकर रखते हैं कि भाई हमारे एरिया में पानी की कमी है, तो हमारे एरिया में सड़क की कमी है, तो हमारी एरिया में बिजली की कमी है। वो वहाँ पे आवश्यकता को रखते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, फिर उसकी पूर्ति कराते हैं। साथ ही साथ अगर कोई सरकार ऐसा डिसीजन ले रही है तो इस कंडीशन में अगर वो उनकी समुदाय या उनके क्षेत्र के लिए अगर वो सूटेबल लग रहा है तो उसके लिए साथ देंगे, नहीं तो वहाँ पे अपने क्षेत्र की तरफ से अपनी भावना व्यक्त करेंगे कि हम इसके साथ नहीं हैं। तो ये लीडर की जो है कि दो क्वालिटी होती है और यही दो क्वालिटी जो है कि सोशलाइजेशन के थ्रू किसी व्यक्ति में डालना होता है तो वो क्या बन जाता है, लीडर बन जाता है। तो ये एप्रॉक्स जो है कि लास्ट स्टेज होता है थोड़ा सा और ये जो है कि इस एज तक, इस जो है कि स्टेज तक जो प्रॉपर कहा जाए, जो लीडर की बात करें, लीडर की, वो थोड़ा सा पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। नेता बनना आसान है बट लीडर बनना जो है कि क्या होता है, मुश्किल होता है। देखो नेता और लीडर दोनों एक चीज नहीं है। नेता क्या होता है, नेता के पीछे हजारों लोग खड़े होते हैं। जो लीडर होता है, लीडर के सामने हजारों लोग खड़े होते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये दोनों में एक बेसिक सा एक डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मेन कारक दो ही हैं। मेन कारक अगर हम बात करते हैं तो दो ही हैं, है ना। जैसे इसमें आपका क्या, पेरेंटिंग है, एम्पैथी है, सोशल लर्निंग है, दंड एवं जो है कि पुरस्कार है, पनिशमेंट है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो वंशानुक्रम, हेरिडिटी है, परिवार है, पड़ोस है, स्कूल है, बालक के साथी और फ्रेंड्स है, समुदाय है, धर्म है। अब इसमें मेन दो चीजें हैं। एक तो है आपका वंशानुक्रम, इसको सामान्य तौर पे आनुवंशिकता भी बोलते हैं। आनुवंशिकता भी बोलते हैं, ठीक है, आनुवंशिकता। और दूसरा है आपका क्या, पर्यावरण, या पर्यावरण नहीं, इसको परिवेश कर देते हैं, परिवेश, वातावरण, ये यहां पे आ जाए। ये दो ही मेन हैं। ये चीजें फिक्स होती हैं, ये चीजें क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। ये होती क्या है, तो ये आनुवंशिकता, हेरिडिटी मतलब कि वो सारे फीचर्स जो जनरेशन टू जनरेशन वन, जो जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होते हैं बायोलॉजिकली। जैसे हमारे पिताजी में जो है कि हमारे दादाजी से जो फीचर आए, जो गुण आए, जो कैरेक्टर आए, और हमारे पिताजी से हमारे में जो गुण और कैरेक्टर आए, वो कहाँ पे आ जाएंगे, आनुवंशिकता में आ जाएंगे, वो हेरिडिटरी में आ जाएंगे। वो सारी चीजें यहाँ पे काउंट की जाएगी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं होती है, इसमें ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं होती है क्योंकि ये बायोलॉजिकल होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस की गुंजाइश नहीं होती है। हालांकि बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया है, तो आज डीएनए में भी जो है डीएनए में भी जो है कि कटिंग पिटिंग करके जो है कि बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, बट अभी ह्यूमन पे ऐसा रिसर्च नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए यहाँ पे चेंजेस पॉसिबल नहीं है। वो लगभग हेरिडिटरी क्या होती है, चीज़ें समान ही जो है कि होती हैं। जो मेन इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट किसका होता है, परिवेश और वातावरण के। ठीक है, अब ये कितने लेवल पर होता है, तो ये सबसे पहले तो जो है कि माता पिता के लेवल पर होता है, माता पिता के लेवल पर होता है। दूसरा परिवार के लेवल पर होता है, परिवार के लेवल पे। उसके बाद तीसरा देखेंगे तो आपके समाज के लेवल पर होता है, समाज के लेवल पे होता है। ये 3 स्तर पे होता है, या समुदाय इसको बोल सकते हैं कि समुदाय के लेवल पर होता है,
समुदाय के लेवल पर होता है, ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब बच्चे के सोशलाइजेशन पे एक चीज का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। किस चीज का? उसके माता पिता का। माता पिता का क्या? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कैसा है ना? उनकी आर्थिक कंडीशन कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, शैक्षणिक स्थिति कैसी है, शैक्षणिक स्थिति कैसी है, शैक्षणिक स्थिति कैसी है ना? कोई जन्मजात या कोई जन्मजात रोग तो नहीं है, ये भी कोई रोग तो नहीं है जन्मजात, ये भी सारी चीजें जो है कि मैटर करती हैं। शैक्षणिक स्थिति हो गया, यही कुछ चीजें हैं। स्वास्थ्य मतलब कि उसके माता पिता कितने हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं कि नहीं है। पता चला कि अर्ली शादी हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गई है, प्रॉपर मैच्योर नहीं है पेरेंट्स, बच्चा भी प्रॉपर जो है कि हेल्दी नहीं होगा, उसका भी सोशलाइजेशन अच्छा नहीं होगा। क्यों? पेरेंट्स खुद ही जो है कि अनहेल्दी है, प्रॉपर हेल्दी या प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है, वीक है तो भी दिक्कत है। पता चला कोई जन्मजात रोग है तो भी समस्या है, जैसे वर्णांधता वगैरह है। वर्णांधता मतलब जिसमें कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, ग्रीन और रेड में प्रॉब्लम होती है, तो ये हेरिडिटरी चीजें होती हैं। तो हेरिडिटरी चीजें होती हैं तो समस्या यहां पे यही है ना? यही है कि ऐसा कुछ तो नहीं है, तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी आगे चल के। इसके बाद आर्थिक स्थिति उसकी देखते हैं। आर्थिक स्थिति से पहले देख ले शैक्षणिक स्थिति, क्या वो एजुकेटेड है कि नहीं है। तो सामान्य तौर पे जो पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं उनके बच्चे भी जो है कि अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, प्रॉपर उनकी केयरिंग कर पाते हैं, प्रॉपर उनकी पेरेंटिंग कर पाते हैं, प्रॉपर उनको एजुकेशन दे पाते हैं। ये सारी बातें यहां पे हो पाती हैं। ठीक है, हर एक चीज का वो ध्यान देते हैं। अगर स्वास्थ्य अच्छा है, शैक्षणिक स्थिति अच्छी है, तो उनका इकोनॉमिक स्तर भी क्या होता है? अच्छा होता है। इकोनॉमिक स्तर अगर अच्छा है यानी कि आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो उस बच्चे में का सोशलाइजेशन अच्छा होगा, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर होगा, उस बच्चे का जो एक्सेप्टेंस है सोशल लेवल पे बहुत अच्छा होगा। ये सारी बातें होंगी। सेम चीजें जो है कि ये तीन चार चीजें जो है कि सेम, इसी को आप फैमिली लेवल पे कर दीजिए सोशलाइजेशन में, कि परिवार का बैकग्राउंड कैसा है। ऐसा तो नहीं कि परिवार में कोई जो है कि आपराधिक प्रवृत्ति का है। अच्छा, पेरेंटिंग में एक चीज और है कि सिंगल पेरेंटिंग है कि प्रॉपर पेरेंटिंग है। तो सिंगल पेरेंटिंग होगा तो भी दिक्कत होगी, प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं होगी तो भी दिक्कत होगी, है ना। जैसे एक अभी बहुत जो है कि हाल ही में अगर आप लोगों ने थोड़ा सा न्यूज पे अगर ध्यान दिया होगा तो अप्रॉक्स जो है कि 3-4 महीने पहले एक साउथ इंडिया में एक इंसिडेंट हुआ था, जो बेंगलुरु में मे भी हुआ था, बेंगलुरु चेन्नई के आसपास जो है कि हुआ था। तो वहाँ पे क्या था कि एक लड़का था जो एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की थी, मेघालय असम साइड का। तो वहाँ की लड़की से सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन हुआ, दोनों में फ्रेंडशिप बड़ी, नज़दीकियाँ आई। तो दोनों भाई, आज का ज़माना जानते हो कैसा है, बोले कि चलो मिलते हैं, डेट पे चलते हैं। डेट पे दोनों लोग गए, स्टे किए एक होटल में स्टे किए, एक दिन स्टे किए, दूसरे दिन लड़का आया और रिसेप्शन पे चूंकि चेकआउट करना था, तो लड़का आया और बोला कि सर एक्चुअली हम आज चेकआउट नहीं कर रहे हैं, हम अभी स्टे करेंगे। तो होटल वाले का क्या जाता है, होटल वाला बोले कोई बात नहीं, 1 दिन नहीं 4 दिन रुको, 40 दिन रुको, यहीं पे रुक जाओ, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको पैसे चाहिए। बोला ठीक है सर, ओके कोई बात नहीं है, कल चेकआउट करना। दूसरे दिन भी सेम फीचर हुआ,
फिर आया, बोला कि सर हम आज भी चेकआउट नहीं कर रहे हैं, कल चेकआउट करेंगे। ठीक है। फिर बोला कि मैं थोड़ा मार्केट में काम से जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैडम, रूम में ही है, तो मैं भी बाहर से आ रहा हूं। और ये बोल के वो मार्केट चला गया। मार्केट चला गया, उसके बाद चेन्नई गया, चेन्नई से वो अपने गांव चला गया, निकल गया, वापस ही नहीं आया। जब वापस नहीं आया, शाम हो गई, काफी टाइम हो गया, तो होटल वाले परेशान हो गए। होटल वाले परेशान हो गए, कॉल लगा रहे हैं तो उसका कॉल ही नहीं लग रहा है, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। उन्होंने जाके रूम में देखा, रूम में जाके देखा तो लड़की की लाश पड़ी हुई थी। लड़की की लाश पड़ी हुई थी। तुरंत जो है कि पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई, पुलिस इन्वेस्टिगेट की। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट की और इन्वेस्टिगेट करके वो उस लड़के के घर पे पहुंची, और जब उससे पूछताछ होने लगी, फिर उसे पता चला कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का जो है कि शिकार था बच्चा। प्रॉपर उसकी पेरेंटिंग नहीं हुई थी, कोई देखने वाला नहीं था, पेरेंटिंग करने वाला नहीं था। अब नहीं था तो उसके अंदर एक कुंठा का भाव था, एक आपराधिक प्रवृत्ति थी। और दोनों जब मिले तो किसी बात पे बहस हुई, और बहस हो गई तो वो एक्चुअली मारना चाहता नहीं, इंटेंशन उसका नहीं था मारने का, बट बाई चांस, बाई मिस्टेक उससे वो गलती हो गई, वो मार दिया उस लड़की को। तो ये चीज होती है किसकी? पेरेंटिंग की। पेरेंटिंग प्रॉपर जो है, जिन बच्चों की पेरेंटिंग अच्छी नहीं होती है, हेल्दी पेरेंटिंग नहीं होती है, माँ बाप का प्रॉपर जो है कि उनका प्यार नहीं मिलता है, उनका सोशलाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो समस्या होती है उनके साथ, उनकी सोशल एक्सेप्टेंस कम होती है। जब सोशल एक्सेप्टेंस कम होगी तो धीरे धीरे आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ये चीज यहां पे देने वाली बात है। तो वही चीज फैमिली की बात है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा, आपराधिक है, शैक्षिक है, अशैक्षिक है, बिजनेस वाला है, अधिकारी के घर का है, कोई स्पोर्टमैन फैमिली है, कैसी फैमिली है, उसका भी इम्पैक्ट बच्चे पे बड़े लेवल पर पड़ता है, उसके सोशलाइजेशन पर पड़ता है। ठीक है। उसके बाद समाज, वो बच्चा किस एरिया में रह रहा है। तीसरी चीज क्या आ जाती है? किस एरिया में रह रहा है, वहां जो रह रहा है वहां पे सारी चीजें सही हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि रोज वहां पे मार काट, दंगे फसाद और जो है कि लूट मार, चोरी चिकारी, सब यही सब चीजें हो रही हैं वहां पे। तो अगर ऐसा कुछ है वहां पे तो बच्चे का फिर से सोशलाइजेशन अच्छा नहीं होगा, फिर वहां पे क्या होगी, बच्चे की दिक्कत आएगी, है ना। तो ये सारी चीजें जो है कि इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके साथ साथ उसके माँ बाप क्या उसे जो है कि अगर कुछ गलती कर रहा है तो उसे दंड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, है ना, दंड दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसे प्राइज दीजिए, अगर कुछ गलत काम कर रहा है तो उसे दंड दीजिए, है ना। एक आप लोगों ने एक्चुअली पढ़ा नहीं होगा बट सुना होगा, हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा भी हो। एक छोटा सा बच्चा रहता है और वो बच्चा क्या करता है कि बचपन से जो है कि वो गरीब घर का रहता है, और उसकी माँ ही एक होती है, मतलब फैमिली में होते हैं सारे लोग लेकिन माँ के ज़्यादा करीब होता है। तो जब स्कूल जाता है तो स्कूल से कुछ ना कुछ चुरा के लेके आता है, और मम्मी जो है कि उससे पूछती हैं कि बेटा कहाँ से लाया, तो बताया कि स्कूल से लाए हैं, चुरा के लाए हैं। तो उसकी मम्मी उसे डांटती नहीं है, दंड नहीं देती हैं, मना नहीं करती हैं। उनको लगता है कि चलो ठीक है, अच्छा है, लड़का है, लड़कपन में कर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सुधर जाएगा आगे चल के। ऐसे ही आगे चलते उसकी हैबिट बन जाती है, प्रॉपर वो बहुत बड़ा चोर बन जाता है। एक बार चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, और पकड़ा कर जाता है तो उसे सजा हो जाती है। तो आखिरी इच्छा पूछी जाती है, तो फिर वो बोलता है कि हमें माँ से मिलना है। तो वो जाता है माँ से मिलने, और उसके कान में बात करने के लिए जाता है, और उसका कान काट लेता है। पुलिस वाले हैरान होते हैं कि भैया ऐसा क्यों किए। बोला कि इसी ने जो है कि हमें क्या क्या बिगाड़ा। अगर बचपन में ही जब मैं चोरी कर रहा था, अगर इसने मेरे को पनिशमेंट दिया होता, डांटा होता, समझाया होता, तो आज मैं गलत रास्ते पे नहीं होता। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बच्चा सही कर रहा है तो उसे शाबाशी दीजिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्सलेंट, स्माइली दे दीजिए, चॉकलेट दे दीजिए, टॉफी दे दीजिए, घुमाने लेके चले जाइए, थोड़ा सा शॉपिंग कराने लेके चले जाइए, कोई टॉय दिला दीजिए, है ना। ये कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है गिफ्ट दीजिए। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड वेरी, आप तो गुड बेबी हो, ये भी बोल दिया, तो ये भी एक तरह से बच्चे के लिए क्या हो गया, प्राइज हो गया।
आजकल के बच्चों को खुश करना तो और आसान है, स्टार्स लेके आओ, एक स्टार दे दो, वेरी गुड, अच्छा काम किया, आज एक स्टार लो, ठीक है। वैसे गलती कर रहा है उसे पनिशमेंट दो, डांटो, गलत बात, बैड हैबिट, ऐसे नहीं करते, बुरी बात है, ऐसे करोगे तो डांट खाओगे, मार खाओगे, तुम्हें मिलेगा नहीं कुछ, तुम्हें ड्रेस नहीं दिलाएंगे, तुमको घूमने लेके नहीं जाएंगे, तुम्हें चॉकलेट नहीं दिलाएंगे, अच्छा ये जो नया शूज लाए हैं अब नहीं देंगे, ले जा रहे हैं पड़ोसी को देने, तुम गलत बिहेव कर रहे हो। तो बच्चे के अंदर दंड और पुरस्कार के माध्यम से उसके बिहेव जो है कि उसका जो सोशलाइजेशन है उसको करेक्ट डायरेक्शन में हम ले जा सकते हैं, ये एक पेरेंट्स ही कर सकता है, और कोई जो है कि दूसरे नंबर पे जब आएगा स्कूल में तब देखा जाएगा। उसके बाद समाज, बहुत बार क्या होता है समाज भी जो है कि देखता है कि हम ये बच्चा हमारे समाज का है, गलत कर रहा है, बट कोई बात नहीं, अपनी जात का है, अपनी बिरादरी का है, अपने धर्म का है, करने दो, अच्छा है। नहीं, गलत जो है वो गलत है, उसको गलत बोलो, उसे रोको, उसे टोको, ठीक है। ये सारी चीजें जो है कि आ जाती हैं सोशलाइजेशन में। उसके बाद आप एक थोड़ा सा जो है कम्युनिटी और रिलीजन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ी सी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कम्युनिटी और रिलीजियन की बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, जो है कि इसका भी बच्चे के परवरिश पे या सोशलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब इस समय देखिए, इस समय बहुत बड़े लेवल पे एक मुद्दा चल रहा है भारत पाकिस्तान का, इसी पे बेहतर तरीके से समझ में आएगा चीज़ें थोड़ी सी, कि रिलीजियन का और कल्चर का क्या इंपॉर्टेंस होता है सोशलाइजेशन में, है ना। तो एक साइड हम लिख देते हैं पाकिस्तान, पाक, ठीक है, दूसरे साइड लिख देते हैं भारत, इंडिया, भारत। अब इसमें होता क्या है, जो बिलीव होता है, जो देखो दो ही चीज है, विश्वास और आदर्श, विश्वास और आदर्श, आदर्श, आदर्श। जो विश्वास, जिस भी कम्युनिटी का, रिलीजियन का, कल्चर का, जैसा आपका फेथ होगा, जैसा आपका बिलीव होगा, जैसी आपकी आइडियोलॉजी होगी, आपकी जनरेशन और आपके बच्चे भी सेम टू सेम वैसे ही होंगे। इसलिए इस चीज को बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इस चीज को क्या करना, ध्यान देना, कि ऐसा ना हो कि हम गलत आइडियोलॉजी सेट कर दें, गलत कल्चर बना दें, तो प्रॉब्लम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे भारत की, सब पहले हम भारत हैं तो भारत की बात कर लेते हैं। भारत की जो है कि आदर्श कौन है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी हैं, है ना। जवाहरलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, है ना। कौन है, भगत सिंह हैं, भगत सिंह हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं, बीर अब्दुल हमीद हैं, हमीद हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे आइडियोलॉजी है। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। भाई देखिए, जब भारत आजाद हुआ, तो भारत आजाद हुआ तो यहां पे बेसिकली क्या कहा गया, कि दो लोग थे जिन्हें फादर ऑफ नेशन हम अनाउंस कर सकते थे, एक सुभाष चंद्र बोस थे, दूसरे जो है कौन थे, महात्मा गांधी थे। सुभाष चंद्र बोस थोड़ा एग्रेसिव नेचर के थे, वो वार वगैरह में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। महात्मा गांधी थोड़े पीसफुल जो है कि विचारधारा के थे, सत्य और अहिंसा की बात करते थे।
और महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा लिए कहां से थे? राम और एक और थे हरिश्चंद्र से। हरिश्चंद्र से ये जो है कि सत्य और अहिंसा यहां से लिए थे। तो हमारी आइडियोलॉजी ये है। तो यहां के बच्चे भी क्या बनना चाहेंगे? एपीजे अब्दुल कलाम बनना चाहेंगे, महात्मा गांधी बनना चाहेंगे, सुभाष चंद्र बोस बनना चाहेंगे, राम की तरह बनना चाहेंगे, जो है कि हरिश्चंद्र की तरह बनना चाहेंगे, है ना, वीर अब्दुल हमीद की तरह, एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बनना चाहेंगे, भगत सिंह की तरह बनना चाहेंगे। ये आइडियोलॉजी है, ठीक है। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है? पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है? मोहम्मद गोरी, गजनबी, है ना, बाबर। अब ये क्या है? ये क्या है? ये आइडियोलॉजी है पाकिस्तान की। अब इनका कैरेक्टर क्या रहा है? ये एक तरीके से इन्वेडर रहे हैं, भारत पे आक्रांता रहे हैं, बाहर से आए, यहाँ पे आक्रमण किए, यहाँ के लोगों को मारे पीटे, फिर क्या किए? उनसे लूटपाट किए, उन पे शासन किए। तो भाई वो पुराना जमाना था, उसके अकॉर्डिंग वो उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उनके पास थी, उन्होंने अपना जो है कि काम किया और राज किया। आज का जमाना अलग है। आज अगर आप अपनी कंट्री की आइडियोलॉजी रखोगे तो बच्चे भी तो ऐसे बनना चाहेंगे ना। वो भी जो है कि बनना चाहेंगे गोरी की तरह, गजनबी की तरह, बाबर की तरह, इन्वेडर, लूटपाट करने वाले। तो जब इस तरीके की आप आइडियोलॉजी रखेंगे तो उनकी मानसिकता भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो फिर आगे चल के क्या होगा? प्रॉब्लमेटिक होगा। आज जो है कि आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उतना आपके पास है नहीं जो पहले था, गोरी के पास, गजनबी के पास, बाबर के पास। बाबर पहली बार जो है कि बारूद लेके आता है भारत में, पहली बार भारत में यूज जो हुआ था बारूद। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था ना, आपके पास टेक्नोलॉजी है नहीं, तो आप दूसरे के घर अटैक करके लूटपाट कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आज वो जमाना भी नहीं है कि आप किसी दूसरे कंट्री पे अटैक करके वहां पे जो है कि कब्जा कर लें, यहाँ पे लूटपाट कर लें, ये जमाना भी नहीं है। तो आज जमाना क्या है? अलग है। तो जैसी आइडियोलॉजी होगी वैसा ही जो है कि क्या होगा? आपका सोशलाइजेशन होगा। तो आइडियोलॉजी हमेशा क्या रखना चाहिए? अच्छी रखनी चाहिए। कल्चर अपना क्या रखना चाहिए? हमेशा अच्छा रखना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सोशलाइजेशन में, और इसी के अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन होता है, इसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर जो है कि बिहेवियर शो होता है, ठीक है। आगे चलते हैं सामाजिकरण के प्रकार, नेक्स्ट देख लेते हैं। सामाजिकरण के प्रकार में देख लेते हैं। पहला होता है समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण। अब इसमें देखिए सामान्य तौर पे 3 स्तर की जो है कि समाजीकरण होता है, 3 स्तर का समाजीकरण होता है। तीन स्तर का समाजीकरण होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और गौण। हालांकि आज के टाइम में द्वितीयक और गौण को मिक्स कर दिया गया है, तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण या गौण समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण की इकाई कौन सी है? प्राथमिक समाजीकरण की इकाई कौन सी है? परिवार। परिवार 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 में मेन कौन है? माताजी। माताजी, और माताजी की ही क्या बोला जाता है? बच्चा माँ के ही सबसे ज्यादा करीब होता है, और करीब होता है माँ को ही क्या बोला जाता है? प्रथम गुरु। प्रथम गुरु बोला जाता है, गुरु, है ना। और परिवार को पहला क्या बोला जाता है? पाठशाला। पाठशाला बोली जाती है। हालांकि ये पाठशाला नहीं है, ये बच्चे की प्रथम प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला है, मुझे ऐसा लगता है प्रयोगशाला है। क्योंकि बच्चा जो कुछ भी सीखता है ना, सबसे पहले अपने घर में ही इंप्लीमेंट करता है।
सबसे पहले वहीं पे इंप्लीमेंट करना शुरू करेगा, बच्चा जो भी हो, है ना। तो ये चीजें हैं, बच्चा क्या होता है, और यही जो है कि यहीं से सामाजिकरण की नींव पड़ जाती है, यहीं से बच्चे के अंदर सामाजिकरण की क्या हो जाती है, आधार पड़ जाता है, यहीं से सामाजिकरण शुरू होता है। सबसे पहले बच्चा जब जो है कि छोटा होता है तो माँ के करीब होता है, उसके बाद फैमिली वालों के करीब आता है, उसके बाद जो है कि क्या होता है, परिवार वालों के करीब आने के बाद पड़ोसियों के करीब आता है, सोशलाइजेशन होता है। यहीं पे बच्चा जो है कि घर के कायदे कानून, नियम कानून, जो फैमिली वैल्यूज हैं उसको सीखा जाता है, जो आचरण, जो शिष्टाचार है, जिसको सामान्य तौर पे क्या बोला जाता है, शिष्टाचार बोल दिया जाता है। तो वो शिष्टाचार माता के द्वारा वहीं पे सिखाया जाता है कि बेटा आपको बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है, अपने बराबर के लोगों के साथ कैसे बात करना है, कोई गेस्ट आ जाए तो उसके साथ आपको कैसे बिहेव करना है, वहाँ पे कैसे बातें करनी है, उसके प्लेट से लेके कुछ खाना नहीं है, जब आ जाए तो उसको जो है कि रिस्पेक्ट के साथ घर पे बिठाना है, उसको पानी पीने के लिए पूछना है, उसको खाना खिलाना है, उसकी देख रेख करनी है, उसको केयरिंग करनी। ये प्रॉपर सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पे सोशलाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है, मदर्स के द्वारा जो है कि, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रथम जो है कि स्टेज या प्राथमिक चरण बोला जाता है। ये प्रथम कारक है, परिवार सामाजिकरण का प्रथम कारक है। ठीक है, शिक्षा वगैरह के बारे में, वृत्ति वगैरह सारी बातें हो गई। सामाजिकरण के मूल अभिकर्ता कौन है, परिवार है। अब आ जाते हैं यहाँ पे द्वितीयक और गौण। द्वितीयक और गौण में मुख्य रूप से यहाँ पे क्या आ जाता है, विद्यालय आ जाता है, विद्यालय के बाद मीडिया आ जाता है, पड़ोसी आ जाता है, फ्रेंड सर्किल आ जाता है, सब यहीं पे आ जाएंगे, यहीं पे आ जाएंगे द्वितीयक में, है ना। ये अब आपको बताएंगे कि आसपास के लोगों के साथ कैसे आपको बिहेव करना है। फिर स्कूल में आपको और सिखाया जाएगा अच्छे से कि और अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट के साथ कैसे बात करना है, किससे कब खेलना है, कब आपको पढ़ना है, कब आपके किसके सामने बैठना है, नहीं बैठना है, कैसे क्या चीज़ें करना है। ये प्रॉपर चीज़ें यहाँ पे जो है कि सिखाई जाती हैं। सोशलाइजेशन होता है बच्चे का स्कूल लेवल पे, विद्यालय लेवल पे। ठीक है, अगर अवस्था के आधार पर सामाजिकरण देखते हैं तो अवस्था के आधार पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका इन्फेंट्री। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है क्या, शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, सबसे पहले सोशल होता है अपनी माँ के साथ। 3-4 महीने का बच्चा है, सबसे पहले सोशल किसके साथ होगा, माँ के साथ सोशल होगा। बच्चा बोल नहीं पाएगा, एक्सप्रेस करेगा, माँ कुछ बोलेगी, कुछ प्यार से बात कर, अरे मेरा राजा बेटा, मेरे राजा बेटा को भूख लगा है, प्यास लगा है, क्या करना है, क्यों रो रहा है। अब माँ अपने प्यार में बात कर रही है, अब प्यार में बात करे तो बच्चा बोल नहीं पाएगा, बट वो क्या करेगा, स्माइल कर देगा, हंस देगा, थोड़ा सा हाथ मार देगा, थोड़ा सा हाथ पैर दोनों मार देगा। इस तरीके से अपना क्या करेगा, वो एक्सप्रेशन देगा। सबसे पहले सोशल किसके साथ होगा, माँ के साथ होगा। उसके बाद प्रारंभिक अवस्था जो है कि आ जाती है यहाँ पे। इसमें बच्चा क्या होता है, फिर फैमिली के साथ सोशल होता है, साथ ही साथ फैमिली में और लोगों के साथ उसके ग्रुप्स बन जाते हैं, चाहे दादा के साथ बन जाए, अंकल के साथ बन जाए, आंटी के साथ बन जाए, बुआ के साथ बन जाए, या भाई बहन के साथ ग्रुप बन जाए, या माँ के साथ ही ग्रुप बन जाए, या पड़ोसियों के साथ ग्रुप बन जाए। ग्रुप बन जाएगा बच्चे का। अब बहुत सारे लोगों के साथ क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा, फैमिलियर हो जाएगा, है ना। अब ये जो इन्वायरमेंट बच्चे का बन रहा है ना, और बार बार चेंज हो रहा है, तो एक टर्म यहां पे यूज किया जाता है, मदर इन्वायरमेंट। मदर इन्वायरमेंट, मदर इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट बच्चा जिसमें कंफर्टेबल है, जहां पे पैदा हुआ है, जहां पे पला बढ़ा है, जहां पे वो कंफर्टेबल है, उसे क्या बोलते हैं, मदर इन्वायरमेंट। और जब भी बच्चा मदर इन्वायरमेंट से निकल करके किसी अलग इन्वायरमेंट में जाएगा तो उसका सोशलाइजेशन होगा, उसे एडजस्टमेंट एंड यानी कि समायोजन और अनुकूलन करना पड़ेगा परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, लोगों के बिहेव के अकॉर्डिंग। वो चीज अपने आप को क्या करना, सोशली मैनेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये प्रॉपर दे रखा है, ये चार्ट के फॉर्म में, बट यहाँ पे ये पढ़िए, ये आपको इसलिए दे रखा गया है कि जब आप एग्जाम के टाइम में फास्ट ट्रैक मोड में अगर आपको रिवाइड करना है तो ये सारी चीजें पढ़ रखें, इसको एक नजर में देखेंगे, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, दिमाग में आ जाएंगी। यहीं पे बच्चा क्या होता है, अब
एक दूसरे के सहयोग की भावना सीखता है ना, सहनशीलता, सहानुभूति और सहयोग, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। यहाँ पे बच्चा सीखता है कब? अर्ली चाइल्डहुड में सीखता है। ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था, बच्चा और बड़ा होता है, आस पड़ोस के लोगों के साथ और फैमिलियर हो जाता है, वहां पे अपनी भूमिका समझ लेता है, उनके साथ खेलने कूदने लगता है, उनके साथ झगड़े भी होते हैं बड़े लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पे झगड़े होते हैं। ऐसी बात नहीं कि वहां पे झगड़े नहीं होते, वहां पे झगड़े भी होते हैं बच्चे के, ये भी चीज हमें देखने को मिलता है, बट वो तुरंत सुलट भी जाता है। देखिए क्या होता है कि वो तुरंत जो है कि क्या होता है, सुलट भी। एक कहा जाता है कि भाई बच्चे हैं, इनका क्या है, अभी एक दूसरे से लड़ेंगे, फिर आप एक दूसरे के साथ खेलेंगे। तो बच्चों के चक्कर में बड़ों में लड़ाई हो जाती है। तो बच्चों की लड़ाई तो जल्दी सुलह जाती है, बड़ों की लड़ाई जल्दी सुलटती नहीं है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे चीजें जो है कि देखने को मिलती है। सुझाव और स्वीकृति करने लगता है, लोगों के सुझाव, लोगों के विचार, लोगों की भावनाओं क्या करता है, बच्चा एक्सेप्ट करने लगता है इस एज में। ये जो है कि आपका किशोरावस्था, एडोलेसेंस, इसे बोलते हैं आधी तूफान की अवस्था। इसे क्या बोलते हैं? आधी तूफान की अवस्था। आधी तूफान की अवस्था, तूफान की अवस्था। इसी को बोलते हैं बनने व बिगड़ने की अवस्था, बनने व बिगड़ने की अवस्था। ये वो अवस्था है जिसमें बच्चे में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे ग्रोथ देखने को मिलता है। सबसे पहले फिजिकल ग्रोथ देखने को मिलता है, फिजिकल ग्रोथ देखने को मिलता है। बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनका जो है कि डेवलपमेंट जो है कि होता है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि उनके ऊपर हेयर ग्रो होता है, तो उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। साथ ही साथ उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं। दिमाग में बहुत सारी भावनाएं आती हैं, बहुत सारे इमोशंस आते हैं। बच्चा इस एज में क्या होता है, कंफ्यूज रहता है। अगर कोई हरकत कर दे जो बड़ों वाली है तो तुरंत दांत पड़ जाती है, अच्छा इतने बड़े हो गए हो, ये काम करोगे तुम। कोई ऐसी हरकत कर दे जो बच्चों वाली है तो फिर डांट खाएगा, अच्छा अभी तक जो घोड़े जैसे हो गए हो और हरकतें बच्चों वाली है, अभी हरकतें नहीं अपनी छोड़े तुम, फिर वहां पे डांट खा जाएगा। फिर बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि मैं बड़ा हूं या अभी बच्चा हूं, बीच में लटका रहता है। इस कंडीशन में बच्चे के मन में बहुत सारे जो है कि सवाल चलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पे बच्चे की आइडियोलॉजी बनती है, यानी आदर्श बनता है। उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो आइडेंटिफाई करने लगता है सोसाइटी में, कि सोसाइटी में ये चीज़ गलत हो रहा है, सोसाइटी में वो चीज़ गलत हो रहा है, हम इसको बदलना चाहते हैं, हम उसको बदलना चाहते हैं। वो तमाम सारे उसके अंदर विचार आने लगता है। तो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, मेंटल चेंजेस हो रहे हैं, इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, आइडियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। ये इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर, और उसको कोई समझने और समझाने वाला नहीं है। अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी चीजें हम किससे शेयर करें, किससे चीजों को समझें। तो इस कंडीशन में बच्चे की जो चाह होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों की बात होती है, उसकी चाह ये होती है कि उसे एक ऐसा फेथफुल, फ्रेंडली एक रिलेशनशिप मिले जिसमें वो खुल के अपनी सारी बातें कर सके और सारी बातें कर सके और उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी अपनी प्राइवेसी बनी रहे। वो सामने वाला उसकी बातों का मजाक ना बनाए और सामने वाला उसकी बातें किसी और से शेयर ना करे, ऐसी चाह होती है ना, किसके? किशोरावस्था में। ये सारी चीजें देखने को यहाँ पे हमें मिलती है। ये यहीं पे यहाँ पे विचारक जोसेफ का मानना है कि अधिकांश किशोर ऐसे लोगों से मित्र बनाना चाहते हैं जिन पे विश्वास किया जा सके, जिनसे खुले मन से बात किया जा सके। मुख्य अभिकर्ता ये आगे है, ये सारी चीजें हैं, ये फीचर है किसके? समाजीकरण के। जब किशोरावस्था में बच्चा होता है तो ठीक है। अब चरण देखेंगे इसमें, तो एक पारिवारिक चरण और अभिभावक का चरण आ जाता है इसमें। माँ बाप, परिवार के जो है कि दादा दादी, अंकल आंटी, फुआ फूफा, ये सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जो आपको क्या होंगे?
सोशल वैल्यूज और फैमिलियर वैल्यूज को क्या करेंगे, आत्मसात कराएंगे, आपको जो है कि सिखाएंगे, समझाएंगे, संरक्षण करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है कि देखनी। और यहाँ पे जो बच्चा सीखता है ना, यहाँ पे जो बच्चा सीखता है, जो भी सिखाया जाता है वो जीवन पर्यंत उसकी कैपिटल के फॉर्म में होता है, जीवन भर की पूंजी वही होती है। और उसी बेस पे बच्चे का क्या होता है, विकास होता है। उसी के बेस पे बच्चे की पर्सनालिटी का ग्रोथ होता है। ये सारी चीज़ें वहीं पे जो है कि हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर लगा रखा है मैंने, यहाँ पे एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, डाइनिंग टेबल पे बैठा है। उसको बताया जा रहा है कि बेटा देखो बैठा कैसे जाता है, कैसे प्लेट सामने रखा जाता है, कैसे उसमें खाना निकाला जाता है, कैसे वहाँ पे खाया जाता है, कैसे एक साथ बैठ के सारे लोग खाते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चे को क्या किया जा रहा है, अपने फैमिली मेंबर्स के द्वारा सिखाया जा रहा है। तो ये सोशलाइजेशन का क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि ये स्टेज है। नेक्स्ट देखेंगे तो बच्चा अनुशासन वगैरह भी क्या करता है, यहीं पे सीखता है। अनुशासन, कब खेलना है, कब नहीं खेलना है, कब पढ़ाई करना है, कब स्कूल जाना है, किससे किस तरीके से बातें करनी है, किसके सामने कैसे बातें करनी है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे सोना है, कैसे बैठ के खाना खाना है, कितने देर तक हम जो है कि रात में घूम सकते हैं, नहीं घूम सकते हैं, कितने देर तक खेल सकते हैं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं। ये सारी चीज़ें जो है कि डिसिप्लिन सिखाने का काम, सही समय पे सही डिसीजन कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें कहाँ सिखाई जाती है, परिवार द्वारा सिखाई जाती है, परिवार में ही, है ना। अच्छे काम करेंगे तो उनकी प्रशंसा होगी, गलत काम करेंगे तो उन्हें क्या होगा, दंड दिया जाएगा, निंदा की जाएगी। ये सारी बातें परिवार में ही बच्चे सर्वप्रथम यह ज्ञात होता है कि उन्हें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, है ना। यह ऑलरेडी मैं आपको बता दिया। माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, परिवार के लोग भी उन्हें प्यार करते हैं, वे हंसते बोलते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो अगर हेल्दी इन्वायरमेंट है तो बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे का सोशलाइजेशन क्या होगा, अच्छा होगा। बच्चे की मेंटल ग्रोथ क्या होगी, अच्छी होगी। अगर यहाँ पे वायलेंस है, लड़ाई झगड़े हैं, समस्या है, तो बच्चे का सोशलाइजेशन भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। परिवार एवं समाज में अनुकूलित होने की प्रक्रिया ही समायोजन है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि एक हम लोगों के टीचर थे, जब हम लोग बीएड कर रहे थे तो उस समय टीचर थे, तो वो पूछते थे, अखिलेश खड़े हो जा, चल बता जल्दी, एक बात बता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एक शब्द में बताना है। अरे नहीं नहीं, डिफिनेशन नहीं बताना है, एक शब्द में बता, शिक्षा का मतलब क्या है। एक शब्द में परिभाषा बता, किसकी, शिक्षा की। लो भाई, शिक्षा, शिक्षा की एक शब्द में परिभाषा क्या है, सीखना, सीखना, लर्निंग, लर्निंग। वैसे ही कोई आपसे पूछे सोशलाइजेशन का एक वर्ड में क्या करो, डेफिनेशन दो, एडॉप्टेशन या एडजस्टमेंट, दो शब्द में डिफाइन करो, एडजस्टमेंट एंड एडॉप्टेशन। सोशलाइजेशन का मीनिंग ही क्या है, एडजस्टमेंट एंड एडॉप्टेशन, समायोजन और अनुकूलन, समायोजन और अनुकूलन। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पे जो है कि प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण का जो है कि मतलब क्या होता है ना। तो ये चीज जो है ध्यान रखिएगा। परिवार में रह के बच्चे अपने माता पिता से सामाजिक उत्तरदायित्व, अर्थ, क्षमा, सहयोग, जो है कि सहयोग की भावना, भाईचारा, बंधुत्व, क्षमा, करुणा, है ना, विनम्रता, फिर से जो उपकार, परोपकार, ये सारे जो है कि गुण क्या होते हैं, जो सोशल वैल्यूज हैं, परिवार के द्वारा ही परिवार में सिखाए जाते हैं। ये सारी बातें होती है। ठीक है, माता पिता, सामाजिक प्रतिष्ठा, परिवार की आर्थिक, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर परिवार, माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उस बच्चे का सोशलाइजेशन अच्छा होगा, उस बच्चे की पर्सनालिटी अच्छी होगी, उस बच्चे की बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस क्या होगा, अच्छा होगा। ये सारी बातें हैं। अच्छे एवं सभ्य परिवार के बच्चे भी सामान्यतः सभ्य होते हैं, जबकि विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं से ग्रसित परिवारों के बच्चे सामान्यतः झगड़ालू अथवा अपने परिवार के सदस्य की प्रकृति के अनुरूप होते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। मित्र, जैसा मित्र होगा
हालांकि जब हम पढ़े हैं परिवार और मित्र ईवीएस में फर्स्ट पेपर में सीटेट के, तो वहाँ पे मैंने मित्र के बहुत सारे टाइप्स बता रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो मित्रों की भूमिका क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। वो सहयोग की भावना देते हैं, हर जगह आपके साथ खड़े होते हैं, है ना। साथ अगर आप कहीं कुछ गलत कर रहे हो तो गलत करने से पहले आपको रोकते हैं, समझाते हैं, भाई देखो ये कर रहे हो ये गलत है, इसको देखो। अगर आप गलत कर रहे हो और आपके साथ रहने वाला कोई पर्सन आपको रोक नहीं रहा है, टोक नहीं रहा है, मतलब वो आपका दोस्त तो हो ही नहीं सकता। कुछ और हो सकता है बट दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि एक सच्चा दोस्त जब भी आप गलत करने जाओगे तो वो रोकेगा, टोकेगा, समझाएगा कि ये बात मत करो, इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें जो है यहाँ पे देखने आती है। और जो इस अवस्था में यानी कि सोशलाइजेशन के टाइम में जो बच्चे होते हैं, बच्चे का जो फ्रेंड सर्किल होता है, उनका जो मित्र ग्रुप होता है, मित्र ग्रुप में जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, है ना, धर्म, ये सब का जो भेदभाव होता है ना, वो बच्चा भुला देता है, उससे बच्चे से कोई लेना देना नहीं होता है। बाद में धीरे 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 एहसास कराया जाता है, जब उसके घर के गार्जियन के पास दूसरे लोग आके, पड़ोसी लोग बोल, अरे आपके बच्चे को तो आज मैं उसके साथ देखा हूँ, अरे उसके साथ घूम रहा है, वैसे ही बन जाएगा। अच्छा, आज आपके बच्चे को तो मैं वहाँ पे देखा हूँ, उसके साथ देखा हूँ। तो इस तरीके से जब शिकायतें पहुँचने लगती है ना कि आपका लड़का इसके साथ था, उसके साथ था, तो वहाँ पे बच्चे को थोड़ा थोड़ा समझ में अच्छा ये भी चीज़ होती है क्या, ऊंच नीच, अमीर गरीब, भेदभाव, ये धर्म अलग अलग, ये सारी चीज़ें भी होती हैं क्या। तब वहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा जो है कि वो चीज़ें आती हैं। बालक के स्वभाव, आचार विचार, रहन सहन का स्तर, धर्म, संस्कृति, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि इत्यादि का अंतर पाया जाता है ना, सभी चीज़ में अंतर पाया जाता है। ये विशेषताएं उसके वैश्विक समाजीकरण की ओर ले जाती हैं। ठीक, मतलब कि बच्चा कहने का मतलब ये है कि जितने विविधता वाले, है ना, बच्चा जितनी विविधता वाले ग्रुप में रहेगा, उसका सोशलाइजेशन उतना ही अच्छा होगा और ग्लोबल लेवल पे अच्छा होगा। ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। विद्यालय की भूमिका क्या होती है? विद्यालय न केवल शिक्षा का एक औपचारिक साधन है, बल्कि यह बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करता है। हाँ, ये चीज नोट करने वाली पॉइंट है कि जो सोशलाइजेशन है वो जो फैमिली लेवल पे थोड़ी स्लो चलती रहती है, विद्यालय उसको स्पीड पकड़ा देता है, सोशलाइजेशन और तेज हो जाता है। फिर वो स्कूल क्या करता है, परिवार के साथ सामंजस्य बिठा के क्या करता है, बच्चे में सोशल वैल्यूज को डेवलप करता है, और जो आपके इथिकल वैल्यूज हैं उनको डेवलप करता है, उसके इंटरेस्ट को जानता है, उसके अकॉर्डिंग उसके साथ बिहेव करता है। कल्चरल वैल्यूज जो भी चीज़ें हैं, मान्यताएं हैं, उनमें डालने की कोशिश की जाती है। किसके द्वारा? विद्यालय के द्वारा। ठीक है, खेल से क्या होता है? खेल प्रक्रिया से बच्चे में नेतृत्व की भावना या नेतृत्व के गुण का विकास होता है, सहयोग की भावना आती है, बंधुत्व की भावना आती है, संघर्ष प्रतिस्पर्धा की भावना आती है, अनुशासन आता है। ये सारी चीजें जो है कि कहाँ से सीखता है बच्चा? खेल से सीखता है। समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य है कि वह बालक के माता पिता से संपर्क करे, उसकी रुचि, मनोवृत्ति, विषय के बारे में ज्ञात करे, उसके अनुसार उसे विकसित होने के लिए प्रॉपर अवसर दे, है ना। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जैसे आप टीचर बनोगे प्राइमरी लेवल के या किसी भी लेवल के टीचर बनोगे 8 तक, तो वहां पे प्रॉपर जब ट्रेनिंग होती है तो वहां पे आपको बताया जाता है कि जब बच्चा लगातार 3-4 दिन नहीं आए तो ये टीचर का कर्तव्य बनता है कि वो उसके घर जाए, उसकी प्रॉब्लम्स को समझे, आइडेंटिफाई करे, उसका उपचार करे, उसे सॉल्व करे और बच्चे को फिर से स्कूल में लेके आए। बट यहाँ पे व्यवहारिक प्रॉब्लम क्या आती है कि जब किसी के घर आप 1-2 बार 3 बार चले जाते हो ना,
उस घर वाले को खुद ही डाउट होने लगता है, आसपास पड़ोसी घर वालों का, यार ये मास्टरवा हमारे यहाँ आ कहाँ रहा है। पुराने वाले मास्टर तो नहीं आते थे, बच्चा एडमिशन करा के घर बैठा हुआ है, आते ही नहीं थे। ये बार बार पता नहीं क्या आ रहा है, इसको पता नहीं क्या मिल रहा है, आने में क्या मजा मिल रहा है, क्या इंटरेस्ट है इसका। तरह तरह की बातें बनने लगती हैं, और तरह तरह की बातें बनने लगती हैं तो जो एक एक्टिव टीचर होता है वो भी अब लेजी हो जाता है, यार क्या करना है यार, अपने नौकरी से मतलब है, छोड़ो मत आओ तुम। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कैसे भी करके, अगर आप नहीं जा सकते तो उसके घर वालों को बुलाओ, उनसे बात करो, प्रॉब्लम क्या है, बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, समस्या क्या है, इसे जानो समझो और उसका समाधान करो। और उसकी इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट जानो, और उसी के अकॉर्डिंग देखिए टीचर का जो काम है ना, टीचर का काम यहां से बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे क्या करो, डेवलप होने के लिए, उसके सोशलाइजेशन के लिए प्रॉपर उसे अपॉर्चुनिटी दो। इस लाइन को मैं पूरा कर लिया पहले, ठीक है। टीचर का काम क्या होता है, देखो सामान्य तौर पे लोगों को लगता है कि टीचर का काम पढ़ाना है। देखो भाई, टीचर का काम पढ़ाना होता ही नहीं है। टीचर का काम दो होता है, दो काम होता है टीचर का। पहला काम क्या होता है, पहला काम क्या होता है, पहला काम क्या होता है, प्रेरणा देना, आत्म प्रेरणा, आत्म प्रेरणा, जिसको मोटिवेशन बोलते हैं ना, अभिप्रेरणा भी बोलते हैं जिसे, आत्म प्रेरणा, यानी बच्चे को अंदर से प्रेरित कर देना पढ़ने के लिए, किसी खेल के लिए, किसी गेम के लिए, किसी काम के लिए, किसी टारगेट के लिए, अंदर से उसे एक्साइटेड कर देना, ये टीचर का काम होता है। दूसरा काम क्या होता है, उसके इंटरेस्ट को, रुचि को पहचान कर प्रमोट करना, उसकी रुचि को जान करके, रुचि रुचि को जान करके उसे बढ़ाना, या उसे प्रॉपर अवसर देना कि उसका विकास हो पाए। ये टीचर का मेन दो काम होता है। पढ़ाना तो मेन काम नहीं है, काम है बट मेन काम नहीं है, मेन काम वो है, ठीक है। बालक के समाजीकरण में स्वस्थ मानवीय संबंधों का गहरा प्रभाव पड़ता है। हाँ, ये यहां पे थोड़ा सा कहने वाली बात यह है कि अगर एज ए टीचर आप अपॉइंट हो गए, तो एज ए टीचर अपॉइंट हो गए तो एक दूसरे टीचर से या प्रधानाचार्य से हमेशा आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी रिलेशन बना के रखो। साथ ही साथ स्कूल जो प्रांगण है वहाँ पे एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना के रखो। अब टीचर होने के साथ साथ एक आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि देखो, आप जब एज ए टीचर अपॉइंट होते हो ना, तो आप बाहर जाओगे, कहीं जाओगे, किसी से मिलोगे, हो सकता है आप सबको नहीं पहचानते होंगे, लेकिन आप जब उस पोस्ट पे आ गए ना, तो आपको सारे लोग पहचानने लगता है, अच्छा ये नया टीचर है यहाँ पे आया स्कूल में, अरे नौका टीचर को तो हुआ देखा था मैडम के साथ, नया टीचर तो खुद ही जो है कि प्रिंसिपल के साथ बदतमीजी करता है, अरे नया टीचर तो खुद ही आपस में लड़ते रहते हैं। तो इस तरीके के जो बिहेव है उसको मैनेज करना पड़ता है। आप कोई ऐसा स्टैंडर्ड सेट ना करें कि इन्वायरमेंट, जो एक हेल्दी इन्वायरमेंट है स्कूल का, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है। बच्चों को सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यता, मूल्यों आदि के बारे में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस करके बता चुका हूँ, तो इसको खत्म करते हैं। समाजीकरण के संदर्भ में बच्चे अपने अभिभावकों, शिक्षकों का ही अनुकरण करते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। या तो बच्चे का आइडियल, जो अगर बच्चा है तो बच्चा या तो अपने परिवार से किसी ऐसे व्यक्ति का अनुकरण करेगा जो उसे प्रभावी लगता है, या अगर टीचर उसका प्रभावी लगता है तो टीचर को अनुकरण करेगा। इसलिए अपने आप को जो है कि क्या कीजिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप में डालिए। ये बात यहाँ पे बात की जा रही है ना, स्नेह, सहानुभूति, सारी चीज, ठीक है। खेलों की भूमिका ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि बच्चा जो है कि जब खेल की बारी आती है तो खेल से बच्चे में क्या होता है, खेल जो है कि बच्चे का जन्मजात एक प्रवृत्ति है, उससे क्या होता है, उसमें रचनात्मकता आती है, उसमें स्वायत्तता आती है, प्रेरणा आता है, साथ ही साथ उसमें नेतृत्व की भावना आती है, सहयोग की भावना आती है, संघर्ष या प्रतियोगिता की जो है कि क्या आती है, भावना आती है। उसके शरीर की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं,
उसके बॉडी में फुर्ती आती है, उसके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, उसका मेंटल ग्रोथ अच्छा होता है ना, और साथ साथ आनंददायी प्रवृत्ति का होता है। इसलिए बच्चे को खेलने के लिए प्रॉपर अवसर देना चाहिए, स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए अवसर मिले, समाजीकरण में सहायता होता है। ये सारी बातें हो गई। अधिकांश खेलों में मुख्यतः अन्य साथियों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए स्वभाव मुख्यतः सामाजिक हो जाता है। ठीक है, चलो अभी और है, सामूहिक खेलों में आदान प्रदान की भावना का विकास होता है। ठीक है, आदान प्रदान की भावना का विकास होता है। जब बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं तो उनमें एकता और सहयोग की भावना पनपती है, इसको कई बार बता चुके हैं। ठीक है, खेलों के माध्यम से बच्चों में समूह के नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। खेल में हार जीत का अनुभव से बच्चे में सहन शक्ति आती है, सहन शक्ति, टॉलरेंस का विकास होता है। समाजीकरण के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक चीज है ना। तो ये कंटेंट जो है कि क्या हो गया, कंटेंट कंप्लीट हो गया। अब जो हमको देखना है वो क्वेश्चन फटाफट करते हुए निकल जाते हैं, फटाफट 8-10 क्वेश्चन जो है कि रखते इसलिए हैं कि ताकि आपको क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में पता चले कि हाँ चीजें सही पढ़ाई जा रही है, नहीं पढ़ाई जा रही। ठीक है, तो कंटेंट वही रहता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? समाजीकरण के तात्पर्य सदैव अनुपालन करना नहीं, समाजीकरण मानदंडों का सदैव अनुपालन करना नहीं, जरूरी नहीं है। अगर हमको लगता है कि ये चीज गलत है तो उस पालन थोड़ी करेंगे हम, तो सदैव पालन करना नहीं है। अपने समाजीकरण मानदंड बनाना, चलो ठीक है, इस बारे में देख लेंगे। समाज के बड़ों का सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, ये तो एक आपकी जो है कि शिष्टाचार हो गया ना, एथिक्स हो गया ये आपका, ये समाजीकरण है ही नहीं। समाजीकरण वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, अभी मैं आपको कई बार बता चुका हूं क्लास में, अनुकूलन और जो है कि समायोजन, एडजस्टमेंट, एडॉप्टेशन और एडजस्टमेंट, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, समाजीकरण क्या है, फिर यहाँ पे जो है कि वही देख लीजिए, यहाँ पे जो चीजें मिल जाएगी ना समाजीकरण में, कहाँ गया, क्या दिख रहा है, अनुकूलन दिख रहा है, एडॉप्टेशन, जो एडॉप्टेशन है यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डी, सेम टू सेम। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी, निष्क्रिय एजेंसी मतलब कि डायरेक्ट उसका समाजीकरण नहीं होता है ना। स्वास्थ्य क्लब ठीक है, सोशलाइजेशन, फैमिली से सोशलाइजेशन, इको क्लब से सोशलाइजेशन होता है, सार्वजनिक पुस्तक, पब्लिक लाइब्रेरी से, पब्लिक लाइब्रेरी डायरेक्ट सोशलाइजेशन का कोई एजेंट नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नॉलेज गेन किया जाता है, नॉलेज एक्सपीरियंस जो है गेन किया जाता है बुक्स के थ्रू, यहाँ पे सोशलाइजेशन नहीं होता। पिन ड्रॉप साइलेंस यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, सही नहीं है। प्रगतिशील मॉडल, समूह कार्य में सक्रिय भागीदारी और समाजीकरण कौशल को सीखना, ये तो अच्छी चीज है। अच्छा, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करें और करते हैं और चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये गलत ऑप्शन दे रखा है। बाकी तीनों जो है क्या है, समाजीकरण के लिए सही संदर्भ में सही चीजें हैं, है ना। प्रजातंत्र के लिए जरूरत क्लास में इसकी कोई रोल नहीं है समाजीकरण में। जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, जो सोशल साइट्स वगैरह हैं, है ना, जो आपके सोशल प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बात की जा रही है, मास मीडिया की बात की जा रही है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है, यानी कि समाजीकरण का ये भी एक माध्यम है। बच्चे का समाजीकरण यहां से भी हो रहा है बड़े लेवल पर। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा नहीं, ये गलत हो गया, केवल लग गया। माता पिता और परिवार के द्वारा होता है, लेकिन केवल उनके द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा भी होता है, मित्र के द्वारा भी होता है, विद्यालय के द्वारा भी होता है, सोशल साइट्स के द्वारा होता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ती जा रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। बी ऑप्शन क्या है इसका, करेक्ट है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अत्यंत क्रिया नहीं करते, ये गलत बात है।
ये गलत है। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। चलो ठीक है, हो सकता है, लेकिन सोशलाइजेशन से ये रिलेट नहीं कर रहा है यहाँ पे। बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण होती है, रोमांचकारी होती है, मुख्य होती है, गौण होती है। देखिए तो ये रोमांचकारी होती है, रोमांचकारी होती है, ठीक है। मेन भूमिका किसकी होती है? एजुकेशनल संस्थान जो है उनकी होती है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम? प्राथमिक कौन सा है? परिवार। अभी हमने देखा, सारा पूछा गया प्रश्न है, सारा पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? उदाहरण है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी? तो विद्यालय पकड़ लीजिए, जैसा मैंने बताया, ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय और मीडिया। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाता है और उनसे इस अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करता है। विद्यालय समाजीकरण की संस्था के रूप में कार्य करता है, तो द्वितीयक संस्था के रूप में कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट 2022 में पूछा गया प्रश्न है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे व वयस्क सीखते हैं। क्या सीखते हैं? परिवार के द्वारा सीखते हैं, विद्यालय के द्वारा सीखते हैं, श्रेष्ठ जनों के द्वारा सीखते हैं। ऑल अबाउट, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सबके द्वारा सोशलाइजेशन होता है, सबके द्वारा सीखा जाता है, ठीक है। तो ये आज के क्लास का लास्ट प्रश्न था। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है ना। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।